अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में सगे भाई ने अपने ससुरालियों के साथ मिलकर ना सिर्फ भाइयों पर फायरिंग कर दी बल्कि दीगर रिश्तेदारों को भी जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में एक भाई जान बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने अब तक कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, मुद्दई अपने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कराने के लिए और इंसाफ के लिए क्या दुआइयां दे रहे हैं, माहिर नफ्सियात और माहिर कानून ऐसे मुकदमात का क्या नतीजा और रिजल्ट आता देखते हैं। ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। फैक्ट्री एरिया के इलाके में कुछ अर्सा कबल एक वाक़या पेश आया जहां पर सगे भाई ने चचा और उसकी फैमिली के साथ मिलकर अपने घर वालों को फायरिंग की, जिसके नतीजे में सगा भाई जान बहक हो गया जबकि एक भाई के पाँव पे गोलियां लगी जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ और दीगर घर वालों पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन इंतहाई सुस्त रवि से उसके अंदर तफ्तीश की जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि जो मुल्ज़िमान फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा करते हैं। कितने अफराद को मुकदमे में नामजद किया गया था, लड़ाई किस वजह से शुरू हुई, बात यहाँ तक कहाँ तक कैसे पहुँची, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए मुद्दई और ज़ख्मी होने वाले अफराद जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतना करीबी रिश्ता सगा भाई है तो वो क्यों दूसरों के साथ मिलकर इनकी ज़िंदगी लेने की कोशिश कर रहा है। क्या लड़ाई के अंदर इनकी तरफ से भी कोई ऐसे इक़दाम उठाए गए जिसकी वजह से वो उनका गुस्सा और तहस जो थी वो इस नहज तक पहुंची। सबसे पहले मुद्दई से बात करते हैं और फिर जो मजरूब थे इस वाक़े के अंदर उनसे जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुनीर जी मेरा नाम है। मुनीर साहब क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। मैं इन्होंने एक दो दफ़ा आन के इन्होंने समझाया भी है ना करो यार, साਡਾ ਤੁਹਾਡਾ नहीं लड़ाई का हैगा, तुसीं अपने जो भी करदे तुसीं करो, सानू ना तंग करो। इन्होंने नहीं मुड़े इस गल तो, चाचा साडा चाची साडी ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਪਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਮੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। आप लोग इस इलाके में कब से रह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ठीक है, सारा खानदान यहाँ पे रहता ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। है? कितने बहन हुई हैं? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, 7 ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ। ठीक, तो जो साथ वाला घर है आपका हाँ जी, वो आपके कौन क्या है? ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੀ तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਗਾ ਭਾਈ ਹੈ? ਸਗਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਕਰੋ। तो उसका जो ससुराल है वो आपके क्या लगता है? ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ कितना अर्सा पहले उसकी शादी की? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो दुश्मनी की चचा की फैमिली के साथ क्या ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ जायज़ फरोशी तो बहुत बात की ਉਹ बात ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣੇ ਨਾ। आप लोगों ने जब अपने भाई की शादी की हाँ तब जी। तक आप लोगों के ताल्लुकात रिश्तेदारी बिल्कुल ठीक थी? ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ। ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। तो फिर आप लोगों को बेटी क्यों दी? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ आप लोगों को उन्होंने बेटी दी ना, हाँ जी। चचा ने बेटी दी। हाँ जी। तो अगर वो आप लोगों को अच्छा नहीं समझते थे ਤੇ तो ਉਸ बेटी ਬਾਅਦ क्यों? ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਗੜਿਆ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣੇ ਨਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ। शादी से पहले भी आपके वालिद साहब बाहर बैठते थे? ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਕੁਝ, ਇਹ तो ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ शादी ਹੋਇਆ। के कितने अरसे बाद ये ਇਹ ਕੁਝ झगड़े ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਕੰਮ। शुरू? ठीक, आखिरी दफा क्या हुआ? ਇੱਥੇ जी ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਬੁਰਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ठीक है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਝਗੜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਆਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। किन्होंने फायरिंग की? ਹੈ किन्होंने फायरिंग की? ਇੱਕ ਬਲਾਲ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਮੌੜ ਦੇ ਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। आपका सगा भाई? ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੀਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ भूल गया, सस सहुरा याद है सारा कुछ। तो 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपका सगा खून जो था वो आप लोगों के खिलाफ हो गया? बस सर जी इसे गल्लां निक्कियां निक्कियां गल्लां तो होर गल्लां काहदियां, कोई साडी पैली ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਤ है। तो जब ये लड़ाई झगड़े इतने हो रहे थे तो आप लोगों ने, कोई बड़ों ने उनके साथ रब्ता वगैरह किया? ਸਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਚਾਚਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਐ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। तो कभी आप लोगों के मोहल्लेदारों ने, जब ये लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, क्योंकि आप लोग इस इलाके में आप कह रहे हैं 20-25 साल से रह रहे हैं, तो मोहल्लेदारों ने कभी पूछने की उनसे कोशिश नहीं की कि सर जी डरते सारे लोग, गल घट करते, फैर पौधा मारते। उनका पहले भी हाँ क्रिमिनल पहले भी होया उन्होंने, बड़ी दफा जो लोगों ने झगड़ा होया थे। नहीं, वो इतने ये फायरिंग शायरिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या करते क्या मतलब? करते काम करते हैं कुछ नजायज बेचते अपना जो भी, होर उन्होंने की करना तो फिर अगर नाजायज़ फरोशी करते हैं तो पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा यहाँ पुलिस पे? फाड़ दी ये लैके चली जाती। तो कब से ये लोग नाजायज़ फरोशी वगैरह कर रहे हैं? इन्होंने कोई हो गया कोई 12, 13, 14 साल हो गए। कितने चचा के बच्चे वगैरह कितने हैं? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਜਾਦ ਦਾ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਪਿਓ ਬੇਟਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। तो जिस दिन वकूआ हुआ मौके पे मौजूद थे? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। तो जिस भाई आपने कत्ल किया है, हाँ जी। मसला उसके साथ था? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। यानी ये जो जख्मी है ਆਹੋ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, उसको मारने के लिए? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ। अच्छा यार, आप बताइएगा आपका क्या नाम? क्या करते हैं मीना? मैं सिलाई का काम करता आपसे क्या मसला था इन लोगों को? जैसे आपके भाई सारा बता रहे हैं कि शादी के बाद मामला खराब, भाई- आपसे क्या मसला? हूँ। भाई यही जो इसने भाई ने बताया ना, मसला यही था। और ये मेरे घर साथ एक साथ दरवाजे हैं, बच्चे निकलते थे बाहर, कभी बच्चों को मारती थी, कभी ये बाल्टी कूड़े वाली है या पानी कुछ भी शरारतें करती थी, लड़ाई के बहाने ढूंढती थी। तो मैं अगर कहता था ना तो मुझे कहती थी तू कौन होता मुझे डांटने वाला, तू कौन होता है ऐसे ऐसे करने वाला। ठीक है, एक दफ़ा 2 दफ़ा मैंने चाची को बताया कि चाची ये मसला आपकी बेटी करती है, इसको ज़रा समझाया कि मैं लड़न जोगा तो नहीं हैगा। ठीक है, तुहानू पता कि साडा तो कोई आसरा नहीं हैगा, सही। साडा प्यो प्यो है साहब का। तो इस बस उन्होंने साढ़े ते मासा भी नहीं रहम किया। चाची ने क्या कि तुहानू मरवा देना सी, जो मर्जी हो मार देना। भाभी ने भी वो गल, भाभी ने घरों पिस्तौल दिता कढ़ के भाई साडे नूं, क्या तू फड़। बकायदा जिस दिन दा वकूआ है उस दिन दा पैप लियाई है, बकायदा सोटियां कटवा के दुकान तो लियाए ने कि इन्हां नूं मारना है। ठीक है, तो मैं कल्ला सी उस टाइम, जुम्मे के टाइम ते जुम्मे की तैयारी करन दिया सी। लेकिन सुबह मैं अपने वालद साहब को बैठा, मेरे वालद साहब ने भी कहा कि तुसी ये ना काम करो, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बदतमीजी की है, तू फलाना है, तू टमकाना है, तू ये बुजुर्ग के साथ आपके वालिद बुजुर्ग मेरे वालद साहब नाल गालां बोल गंद बकिया नूं भी। फिर मैं कहा तू इस तरह दे ना यार, तू लागे खलो के अपने भाई नूं कहा, मैं तू ये कुछ करवा रहा है, तो अगों मैनूं कहंदा तू फलान है, तू ये है वो। मैं कहा मैं ना अपने चाचे नूं लियाउणा बुला के, मेरी भैन है, मैं आ, मेरा वो चाचे का बेटा खड़ा, ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੋ। ਲੋ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे जब ये कौन कौन आया, कैसे हमला किया, हुआ क्या था उस दिन? उस दिन यही हुआ ना कि मुझे बुखार हुआ था, तो मैं घर में लेटा था, तो मेरी बीवी उसने शरारत की, यानी कि पानी फेंक दिया मेरे घर में, कूड़े की बाल्टी में कंबल ही फेंक दी है। तो चलो किसी तरीके ने नहीं लड़ाई, मैं जाके अपनी चाची ने गया, फिर भी इन्हों नहीं किया
ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੈਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਦਰਸੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਮੈਲਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। मैं कहा यार ये गल हुई तो मेरे मगर लगे ने मैनू मारना चाहते हैं। ये सड़क के ऊपर ही मौजर लेके भी भाग हाँ ये गली सामने तो मोहल्लेदारों वगैरह ने भी देखा होगा। हाँ जी सारे ने देखा, आंटी सब बहुत साल मेरे बाली इधर इन्होंने देखा। वो अगले चौक तक गया, मैं मसीह च वड़ गया। मैं कहा मसीते तो किसी ने पुलिस वगैरह को किसी के कुछ नहीं किया। मैं मसीते वड़ गया। मैं कहा मसीते तो नहीं ना आके मैनू मार देगा, ठीक है। इस तरह मेरा चाचा बाहर निकला, चाचा का बेटा खड़ा निकलिया बाहर, तो मेरा भाई निकलिया। उन्हें कहा जी की होया? मैं कहा यार इस तरह से मेरे नाल ना मगर लगे ने, मैनू पता नहीं मारना चाहते हैं, मेरे मोजर मैल ते मोजर लैके मगर लगे ने, ठीक है। तो वह कहता आओ आप ना कोई गलबात करने, बैठ के कोई समझौता करने। चाचे नूं कहने, चाचा जिहड़ा साडे नाल मौके ते आया मौजूद, वो जिस तरह उन्होंने सानूं तिन्नां भाइयों नूं देखिया ते वो नाल चाचा सी, नाल चाचे दा बेटा सी, ये पिछे सी, तिन्ने भाई आ रहे हैं। उन्होंने चौक चों आए ने, जिस तरह ही असीं सानूं देखिया उन्होंने सानूं फायरिंग शुरू कर दी दरवाजे ते, ठीक है। उन्होंने ना सानूं फायरिंग शुरू कर दी आंदियां सार। पहला फायर मैनूं लगा, मैं उसे टाइम ही वाले दे पैरां 'च डिग पिया, अपने वाले दे पैरां 'च डिग गया, घर दे सामने हाँ जी चौक दे विच बिल्कुल, ठीक है। दूसरे भाई से वो मेरे बैक से जो कतल हो गया, वो जिस तरह उन्हें मैनू वेख्या ना तो उन्होंने भी फायर ए जगह तो लगा, तो इतने तो वो इस तरह बैठ गया, तो उत्तों डंडा मार दिता। चाचे ने मेरी अखां के सामने डंडा मारिया, उन्हें दूसरा साह नहीं लिया, ठीक है। तो जो भाई से साडा नाल वो भी अगों उनके को PPR का पैप से, ठीक है। भाभी सी नाल, चाची कह रही इन्होंने नहीं छड्डना, इन्होंने मार दो, जो होएगा वेखी जाएगी, जो पैसा होएगा मैं लावांगी, इंज करांगी। इन्नी गल करके उस सर बाद मैं तो हो गया बेहोश। जिस तरह मैं बेहोश हो गया, वो भज नस गए ने, असी कुछ करने जोगे नहीं सी। मेरे भाई उस टाइम मौजूद आए ने, चाचे बाबे आए। फायरिंग कितने बंदे जख्मी हुए? फायरिंग 3 बंदे जख्मी हैं, किन्हों गोलियां लगी? एक मैनू लगी, 2 बंदे जख्मी हुए ने, एक कतल हो गया, ठीक है। 2 वो भाई जो ना उन्होंने डांग वजी, वो भाई खड़ा सामने, उहदी मोरां च वजा पाला, तो यह कुछ होया साडे नाल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਥਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜ਼ਰ ਸ਼ੌਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ 4 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ 4 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਦਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੁਨਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 3 ਭਾਈ ਹੈ, 3 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਰ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਾਲ ਹੈ, ਹਸਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਹਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਅੱਛਾ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਰਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ है तो असल वाकया की है? ਤੁਹਾਨੂੰ ये ਕੀ जो पता? मैंने भाइयों ने बताया ना वो बिल्कुल असल वाकया है क्या? क्यों लड़ाई शुरू हुई? आप यहाँ पे घर में होती है, कूड़ा कूड़ा फेंकने में इतनी लड़ाई तो नहीं होती कि कत्ल गारत तक बात बस चली? ये बच्चे दरवाजा खड़का देते थे और कहती थी बच्चे दरवाजा खड़काते हैं, हमारे साथ लड़ाई करना चाची के साथ पहले आप लोगों का सलूक ठीक था? नहीं, हमारे साथ उनका कोई सलूक नहीं, शुरू बस से खराब था? हाँ बस सही है भी सी नहीं तो भी ये है आपके भाई की लव मैरिज थी या? नहीं नहीं वैसे ही थी। हम तो लेना ही नहीं सी चाहते, बस किसी ने करवा दिया तो हमने फिर ले लिया। हम तो जब उसकी शादी बाजी असल वजह क्या लड़ाई की? असल देखिए में छोटी छोटी बातें कि वैसे ही बातें बना ली। अगर कचरा इधर फेंक दिया, दरवाजे खड़काती थी, टूटे हुए दरवाजे दोनों ही टूटे, ये भी टूटा वो भी टूटा, ठीक है। जिस दिन ये वाकया होया उस दिन इधर ही थी मैं, ये मेरा भाई है ये वाला, इन्होंने। आप घर में थी? हाँ जी, मैं घर में वो लोग अंदर दाखिल हुए थे या बाहर से उन्होंने सारा लड़ाई झगड़ा किया? उन्होंने ना कुल्फियाँ वगैरह चॉकलेट वाली खा के ना इधर कचरा करते, जो इनके घर वाली ना मुझे बताने गई, तो मैंने उनसे हाथ जोड़े हैं कि आप चली जाए, मैं खुद झाड़ू लगा दूंगी। चलो वो बात खत्म। बाद में फिर मेरा भाई ये वाला है, ये मेरा भाई छोटा सा से ये आया है, तो इन्होंने बात की है, तो वो कह रहा उन्होंने हमें नहीं कहा, उनको नहीं कहा, मुझे कहा, इनको कहा है कि ये ऐसे वैसे बातें करने लगा। इनकी जगह इनके मैंने आपको ना इनकी तेरी बेटी को भी पकड़ना और तेरी बीवी को भी पकड़ के मैंने इसको इधर करना, ये ऐसे वैसे बढ़ गए। अगर मैंने चुप कर दी, मैं अपने घर में बैठी, मैं ही नहीं बाहर निकली। फिर मेरे वालदा साहब ने उसकी चारपाई उल्टा के फेंक दी उधर का, ऐसे किया। भाई मेरा साथ ही मौके पे ही थी, उसने कुछ नहीं कहा अपनी बीवी को कि तू क्यों ऐसे मेरे पापा के साथ बात कर रही है या ये वो। अच्छा, बाद में ये कह रहा कि तुम रुक जाओ, ये ऐसे बात ना करो। उससे बाद इसका पापा आ गया, ठीक है। मेरा एक भाई इधर है, मजदूरी करता है, 15-20 दिन के उसको ना बुखार हुआ था, तो वो काम पे गया, तो वो आया, तो मैंने ना खाना रखा हुआ था ऊपर, मैं कहा चलो भूख लगी। आया है मेरा चाचा, ये घर पे नहीं, इनके दरवाजे, इनकी बीवी बाहर पे जी। अच्छा, दरवाजे खड़का आए उधर सीधे ही अपने घर से ललकारे मारता। मुझे भी इतनी गंदी गाली निकाली, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आपको मारा भी? हाँ, मुझे मारा इधर, ये अभी निशान भी आई, चोट लग गई थी, सब ने देखा मुझे, इधर भी मारा। दौड़ जो मेरा भाई है ना वो मेरे साथ आया, अपने ससुराल के साथ इधर मेरे घर पे आया। वो जो मेरा भाई थी ना वो चारपाई बैठा, वो बुड़क के उठा है, तो मैंने अपने भाई से कहा कि आप इधर ही बैठ जाए मुझे। तो बिलाल पीछे से मोजर लेकर उसने मुझे ऐसे मोजर से ना हुज्ज मारी है। किधर गए, किधर इसके नाम पका रहे थे, इनको मारना था ना, तो वो ये तो पहले ही निकल गया बात। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो बात होगी। उसके बाद ये चला गया, मैं नहीं कोई बात की, मैं शोर शूर डाला, भाई मेरा बाहर निकला, वो जरा थोड़ा सा गर्म होने लगा, तो मैंने उसको मना किया कि आप तुम चुप कर दो, मुझे मारते ना। तो जो भाई आपका कत्ल हुआ वो शादीशुदा था? नहीं, वो कुवारा, शादी थी, थोड़ी सी देर रही थी, तो फिर उन्होंने छोड़ दी, बच्चा बुच्चा कोई नहीं उसके पास। हाँ। अच्छा मुनीर साहब, आप बताएं, एक भाई आपका कत्ल हो गया, एक जख्मी हो गया, क्या मुतालबा किया आपका? 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, बाकी अभी फरार हैं। सगा भाई आपने अपना पकड़वाया अपने भाई के कत्ल में, उधर से भी प्रेशर होगा, खानदान का भी प्रेशर होगा, क्या चाहते क्या क्या? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। तो आप चाहते हैं कि आपका भाई सगा भाई ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ,
ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ इमरान खान ਗੱਲ ਕੋਲ। ज़्यादातर केसों में ये होता है ना कि अगर सगा भाई सगा रिश्तेदार हो तो लोग माफ कर देते, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ सिर्फ ਕੋਈ। चचा वगैरह को सजा दिलवाएं भाई को? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਬੂੜੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, तफ्तीश या मुतमईन नहीं? ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਭਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹੋ तो ਕਹਿੰਦੇ। आप तफ्तीश से मुतमईन नहीं है? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਬਦੀਸ਼ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗਏ ਮੁਤਮਨ ਪਹਿਲੇ बाकी ਨਹੀਂ ਸੀ। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए वो क्या कहता है, क्यों नहीं अभी तक ਉਹ पकड़ा? ਅਜੇ ਇਹੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। जमानतें कैंसिल करा, क्यों नहीं करा रहा? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, 4 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੜਾਉਣਾ ਹੀ ਫੜਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के भाई और मुद्दई मुकदमा और दीगर उनके बहन भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे। सगा भाई शादी के बाद इस तरह किस तरह बदल सकता है, और क्या इतनी मामूली बातों के ऊपर इतनी इस नहज तक लड़ाई आ सकती है, ये दीगर माहिरीन से जानने की कोशिश करें। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ पुरानी स्टोरीज की तरह की ही स्टोरी है कि सगे भाई की उन्होंने अपने रिश्तेदारों में शादी की और फिर वो उनके साइड लेना शुरू हो गया, घरेलू झगड़े बढ़े और झगड़े इस हद तक बढ़े कि सगे भाई ने अपने ससुरालियों के साथ मिलके अपने भाइयों को पर फायरिंग कर दी, जिससे एक भाई कत्ल हो गया, जबकि 2 भाई समेत 2 रिश्तेदार जो थे वो ज़ख्मी हुए, बच्चे भी इसमें ज़ख्मी हुए, बहन भी ज़ख्मी हुई। अब कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया, भाई गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अमूमी तौर पर देखा यही गया कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े में या कत्ल गारत के अंदर रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार हों, उन मुकदमों का बनता कुछ नहीं है, उसके अंदर सुलह सफाई हो जाती है या केसेस जो हैं वो उनकी पैरवी नहीं की जाती। माहिर कानून शाहजहान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत, लेकिन उनका फ़ैसला नहीं होता, सुलह सफाई हो जाती है, पैरवी नहीं की जाती है, तो पैरवी की वजह से केसेस जो है वो खारिज कर दिए जाते हैं और मुलजमान को ऐसे वाक़यात से तक़वियत मिलती है। और इस तरह के जराइम जो हमारे माशरे में बढ़े थे, इनके रोकथाम के लिए क्या सदबब करने की ज़रूरत है, और क्या अगर स्टेट समझती है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दीगर लोगों को तक़वियत बख्शते हैं, जराइम पेशा जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। शाहजहान साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया। इस तरह के जो फैमिली के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं, वो अगर आप कोविड को अगर हम कहें तो कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा बड़े हैं कि मामूली तल कलामी के ऊपर सास और बहू में लड़ाई हो गई, उसके अंदर कोई ज़ख्मी हो गया, भाई ने अपनी बीवी को तशद्दुद कर दिया, या इस तरह के बहुत से केसेस। इस केस के अंदर भी गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान लड़ाई झगड़ा जो है वो इस नहज तक पहुंचा था कि वो जो मुलजिम पार्टी वो मकतूल पार्टी की जान लेने पे तुली हुई थी। मारना वो किसी और भाई को चाहते थे, लेकिन मार कोई और गया। इसकी वजह क्या है, और इन केसेस के अंदर जो बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, अदम बर्दाश्त, जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज हुई, घरों में महसूर रहे, उसके ज़ाहिर है कि जहनी सेहत पे असरात तो मुरतब हुए हैं। लेकिन मैं अगर सिर्फ कानूनी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि हालात इस नहज तक पहुंचते हैं कि भाई भाई का कत्ल करने लग पड़ता है, और क्योंकि अब इसके अंदर जो वारसान हैं वो तमाम एक दूसरे के रिश्तेदार, करीबी उनका खून का रिश्ता है, ताल्लुक़ होता है, तो इवेंचुअली होता इस तरह के मुकदमात में ये है कि आखिरकार सुलह सफाई हो जाती है। सबके जहन में ये आता है कि अच्छा जी, भाई ने भाई का कत्ल किया, एक तो चला गया है, चलो दूसरा तो बच जाए, दूसरे की ज़िंदगी रह जाए, ख़ानदान तो बच जाएगा। तो ऐसे महरकात को देखते हुए अमूमन
ये होता है कि जब फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होता है तो वो इवेंचुअली सुलह के अंदर ही उसका इख्तिताम होता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके अंदर अगर तो कोई तरमीम की जाए कोई कवानीन में कि इसको नॉन कंपाउंडेबल कर दिया जाए, सुलह का एलिमेंट इसके अंदर से ख़त्म कर दिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि इस्लामिक फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है दियत का या ब्लड मनी का या इन चीज़ों का, तो वो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन हमें ऐसी किसी तरमीम की तरफ सोचना ज़रूर पड़ेगा। जैसे गैरत के नाम पे कत्ल अगर हुआ करता था किसी ज़माने में तो उसकी सुलह हो जाया करती थी, लेकिन अब क्योंकि स्टेट उसमें मुद्दई बन जाती है तो सुलह की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो हमें ऐसे मुकदमात और ऐसे वाक़यात का तदारुक करने के लिए भी कानून में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ हमें तरमीम करनी पड़ेगी, जो मुश्किल है मगर करना पड़ेगा कुछ। शाहजहां, बतौर माहिर कानून ये बताइएगा कि अगर एक केस सोसाइटी के अंदर होता है और उसके अंदर मुलजिमों को सज़ा नहीं मिलती तो बहुत से ऐसे लोग इस चीज़ के मुंतज़िर होते हैं जो किसी प्रेसिडेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाए। इस तरह के केसेस, जैसे आप गैरत की बात कर रहे थे, तो एक उसके अंदर एक हाइप देखने में आई थी कि हर बंदे को पता चल गया था कि गैरत के कत्ल में सज़ा नहीं हो रही, तो वो गैरत के नाम को अपनी पर्सनल एनिमिटी भी उसके अंदर वो भुगता जाते थे और गैरत का नाम दे देते थे और उसके अंदर से उनको एक ईजी पैसेज जो था वो मिल जाता था। जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं, इसी तरह बहुत से केसेस ऐसे होने शुरू हो गए कि लोग उसके अंदर ये वाला वाक़या कर लेते और बाद में फैमिली प्रेशर डाल के सुलह सफाई कर। तो आपको नहीं लगता कि इससे तो जराइम और बढ़ते जाएंगे? देखिए, ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक नज़ीर बन जाती है, मिसाल बन जाती है कि जी अच्छा ऐन मुमकिन है, ठीक है गुस्से में शायद किया गया होगा, जिस तरह भी किया गया होगा, मगर ऐन मुमकिन है कि एक बार जहन में ये बात मुलजिम के गुजरी हो कि अच्छा अगर मैं मार भी दूं तो आखिर में अपने ही है, सुलह कर लेंगे, प्रेशर डाल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक मिसाल बन जाती है माशरे में और लोग फिर देखते हैं कि जी आखिरकार तो जान छूटी जाती है, तो उनका हौसला बढ़ता है, उनके अंदर हिम्मत ज़्यादा आती है। यहाँ पे वो बात आती है कि जहाँ पे कि जिस अक्सर ये एक बहस कानून की होती है कि सज़ा सख्त होनी चाहिए या उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सज़ा सर्टेनली होनी चाहिए, कि सख्त ना हो मगर हो ज़रूर। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सज़ाएँ तो बहुत सख्त रख दी हैं मगर प्रॉब्लम आता है कि सज़ा मिलती नहीं है। सो सख्त सज़ा रख देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इन केसेस का तदारुक करने के लिए, इन मिसालों को, इन नज़ीरों को ख़त्म करने के लिए, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए अगर आप ये करेंगे तो आपके घर वाले भी आपको नहीं बचा सकते। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हमारे कानून में लूप होल्स मौजूद हैं, गुंजाइश मौजूद है, जिनको कई पहलू हैं जिसकी वजह से इनसे हमें बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बहरहाल ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा कि जिससे ये एग्जाम्पल सेट होना शुरू हों कि अगर आप ये कर भी लेंगे इस तरह से अपने भाई का कत्ल, तो आपके घर वाले भी नहीं बचा सकेंगे। तो फिर आप दुरुस्त कहते हैं कि फिर लोग 10 बार सोचेंगे कोई भी जुर्म करने से पहले। एक सेक्शन 311 जिसको फसाद फिल अर्ज कहते हैं, बिल्कुल वो उसका यानी अगर आप देखें तो कई केसेस के अंदर फसाद फिल अर्ज है वो पुलिस की जानिब से लगा दी गई। बाज़ केसेस के अंदर जो हमारे मोहतरम जज साहिबान थे, मौजूद जज साहिबान थे, उन्होंने लगा दी कि इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक इंतशार फैला है या ऑनर मर्डर में यही बिल्कुल तो वो होना शुरू हो गया था। आप समझते हैं कि ऐसे वाक़यात जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इसके अंदर पुलिस बर वक्त 311 लगा दे तो मुल्जिमान को वो जो फैमिली प्रेशर की वजह से रिलीफ मिलने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर जब हमारे केसेस अदालत में जाते हैं और उनकी हियरिंग ट्रायल शुरू होता है तो जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं वो इस चीज़ को अगर इंश्योर करना शुरू कर दें कि 311 लग जाए, तो आपको लगता है कि उससे लोग जो हैं उनकी यानी उनको कम हौसला मिलेगा? देखिए, कवानीन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप हर सेक्शन हर जुर्म के अंदर नहीं लगा सकते। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। पुलिस ने काम शुरू किया, जब भी कोई मर्डर या लड़ाई झगड़े के या इस किस्म के वाक़यात होते थे तो पुलिस ने 780 जो एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा 7 थी वो लगाना शुरू कर। बिल्कुल, वो उससे होता ये था कि किसी किस्म का झगड़ा, आपका मेरे साथ अगर दुश्मनी है, लड़ाई है, मैं अगर आपको कत्ल करता हूँ तो पुलिस 780 लगा देती थी जी, खौफ व हरास फैला। देखिए, कोई भी जब जुर्म होता है चाहे छोटी नोयत का भी हो, खौफ व हरास तो फैलता है। हमारी अगस्त सुप्रीम कोर्ट में खोसा साहब चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने इसके ऊपर फिर एक बहुत तवील किस्म की एक बड़ी जामे एक जजमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि किन किन हालात में आप ये सेक्शन लगा सकते हैं, किन हालात में आप नहीं लगा सकते। इसका बेजा इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। इसी तरह जैसे आपने 311 के बारे में बात की, फिसाद फिल अर्ज हर केस के अंदर नहीं आ सकता। अब अगर घर के अंदर एक भाई का मर्डर कर रहा है तो
ऐन मुमकिन है कि ये फसाद फिलहाल की डेफिनेशन में शायद ना आ सके। फिर जब वो इस डेफिनेशन से बाहर निकलता है तो फिर उसके अंदर वही सुलह की गुंजाइश आ जाती है, और फिर जब सुलह की गुंजाइश आ जाती है तो इवेंचुअली फिर यही इसका रिजल्ट निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका हल, देखिए हल बड़ा मुश्किल है, ट्रिकी एक बात है, एक नाजुक बात है कि आपके क्योंकि इस्लामी कवानीन के अंदर बहरहाल, और उसकी अपने पीछे बिल्कुल दुरुस्त एक लॉजिक थी कि ख़ानदानी दुश्मनियाँ, लड़ाई झगड़े बढ़े ना, बल्कि सुलह की तरफ मामलात को ला के रोका जाए, वो एक बहुत अच्छी उसके पीछे एक रीजनिंग है, मगर उसका मिसयूज़ हो रहा है। अब उस मिसयूज़ को कैसे रोका जाए, ये शायद किसी एक के बस का काम नहीं है इसके अंदर ऐसी तरमीम करना कवानीन में। ये शायद तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इस तरह के मामला जहाँ पे गुंजाइश का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और जिससे माशरे में जराइम रुकने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें आज के वक्त के मुताबिक कवानीन में कुछ ना कुछ ज़रूर लाना पड़ेगा। वो क्या है वो शायद कोई एक शख्स ना बता सके, शायद मैं भी ना बता सकूं। इस पे एक डेलिब्रेशन, एक डायलॉग करने की ज़रूरत है जो रेलेवेंट लोग हैं उनकी। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून की आप राय सुन रहे थे। माहिर नफ्सियात इस तरह के वाक़यात जो शादियाँ, फैमिली के अंदर शादियाँ होती हैं और उसके बाद फैमिली डिस्प्यूट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और मरने तक बात पहुँच जाती है। माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखें उनसे भी जानते हैं। जिस तरह से आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपना बेटा एक खो दिया है और उनके 3 से 4 अफराद जो थे वो इसके अंदर ज़ख्मी हुए थे, जिनको 2 को गोलियां लगी थी और बाकी ईंटें वगैरह लगने से ज़ख्मी हुए थे। फिर आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी कि माहिर कानून कहते हैं कि अगर इस तरह इनके अंदर सज़ाएँ देने का प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो रोनुमा हो सकते हैं उनको रोका जा सकता है, प्रीएम्प्ट किया जा सकता है और वो फिर शायद इस नहज तक ना पहुँचे। लेकिन माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या कहते हैं? हमारे साथ माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं उसके अंदर इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। इसकी क्या वजह है? जब आप 2-3 ख़ानदान आपस में पूरी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं तो फिर शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हैं वो संगीन हो जाती हैं कि किसी की जान लेने से भी लोग तरह नहीं करते। मेरी वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जब भी रिश्तेदारों में शादी होती है तो उसके अंदर फूट रिश्तेदारों में पड़नी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है? ख़ानदान के अंदर शादी होना, कंसेग्यूनस मैरिजेस जिनको कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, जिसको आप कज़न मैरिजेस कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर 60 to 70% आपकी पॉपुलेशन है जो कि कज़न मैरिजेस को नॉर्मल समझती है और समझते हैं कि बेहतर है कि ख़ानदान के अंदर शादी कर दी जाए, जानने वाले लोग हैं, आपस में प्रॉब्लम्स शायद कम होंगे, लेन देन में आसानी होगी। लेकिन हमने ये देखा है कि पॉपुलर कल्चर हमें ये शो करता है कि इसके ऑपोजिट चीज़ हो रही होती है और लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं, पॉलिटिक्स भी ज़्यादा चल रहा होता है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ कि जब आप ख़ानदान में जब आपको ये गिवन है, एक नॉर्म है कि हाँ हम विद इन द फैमिली शादियाँ कर सकते हैं, आपकी रीजंस अब जो भी हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को बचाना है, चाहे वो सिक्योरिटी दिलाना है अपने बेटे या बेटी को, या रिश्ते को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, फैमिली टाइज़ को, इवेंचुअली ये होता है कि आप शुरू से ही एक पॉलिटिकल सेटअप काइंड ऑफ एक अरेंज कर देते हैं जिसके अंदर आपस में लोग लेन देन और अच्छाई बुराई एक दूसरे से इस बेसिस पे कर रहे होते हैं कि कल को रिश्ता हो सकता है या रिश्ता नहीं हो सकता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मतलब कि मज़ीद अगर इस पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करें तो आई थिंक कि ये इतना नॉर्मल समझा जाता है हमारे यहाँ पर कि दूसरे बंदे की आप अगर बुराई कर रहे हैं, गॉसिप इतनी ज़्यादा होती है कि शुरू से ही हम इनग्रेन कर रहे होते हैं, इंस्टिल कर रहे होते हैं कड़वाहट बिटवीन रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ दिस। अब यहाँ से लीड करती है बात कम्युनिकेशन की तरफ कि आपस में जब एक तीसरा बंदा आपको बता रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, रादर देन कि हम ये कोशिश करें कि जाकर डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, हम चाहते हैं कि बात अंडर द कवर ही रहे और जो जिसने हमें बता दिया हम फेस वैल्यू के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। अब अगर देखा जाए तो या तो हम बहुत नाइव हैं एक्चुअली कि हमें पता ही नहीं चलता, इतने मासूम हैं कि हम बस बिलीव करना चाहते हैं जो बंदा हमें जो बात बता रहा है,
या फिर हम ये एफर्ट ही नहीं करना चाहते कि हम उस दूसरे रिलेशनशिप को जो कि किसी की बताई हुई बातों की वजह से ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसके ऊपर हम कोई एफर्ट करें। लेकिन इसके अंदर मेरी ये भी बताइएगा, जैसे जिस फैमिली के ऊपर हम प्रोग्राम करें, ये बड़े भाई ने छोटे भाई की एक घर शादी की है, यानी एक की बेटी है और एक का बेटा है। जब आप लड़की वाले रिश्ता देखने आए तो उनको ये मालूम था कि वो उनसे फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, उनका घर वैसा नहीं है जैसा इनका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की। तो जब ये सारी बातें आपके सामने होती, क्योंकि रिश्तेदारों में तो कोई बात छुपी नहीं होती, जब सारी बातें आपको पता होती हैं और शादी करते हैं और शादी के कुछ सबसे बाद ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं? शादी एक वो सोशल टिक है ना हमारा, कि हमने वो सारी चीज़ों के अंदर से एक शादी जो है एक काइंड ऑफ एक ऑब्लिगेशन है जो कि लोग करना चाहते हैं कि बस शादी करनी है। अब उस केस के अंदर कोई सूटेबल सिनेरियो जिसको नज़र आता है कि ठीक है रिश्ता, इसमें बुराई क्या है। प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है, लोग सिर्फ कपल्स के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग के बातचीत कितनी है, ये वो दैट्स नॉट इनफ। तो ये जो एक रिश्ता है जिसको शादी की जो सक्सेस है, इसकी जो कामयाबी है, ये सिर्फ दो लोगों पर निर्भर नहीं है, इट्स डिपेंडेंट ऑन द एंटायर फैमिली। पूरा ख़ानदान इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और यही वजह बनती है कि लेटर ऑन शादी के बाद जब लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं, ना सिर्फ दोनों कपल के दरमियान बल्कि आपस के अंदर भी, उसके अंदर एक बंदे का से नहीं होता। हर बंदा माँ बाप से लेकर बहन भाई से लेकर, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस है। इसके अंदर ये वाली बात भी साथ ही आप बता दीजिएगा कि शादी के बाद अगर कोई भी लड़ाई होती है तो ये कह दिया जाता है कि अपनी बीवी के पीछे लग के ये सारा कुछ करे। जैसे इस लड़के ने पूरी ज़िंदगी तो अपने बहन भाइयों के साथ गुजारी ना, और अल्टीमेटली जब फायरिंग हुई तो ये अपने भाइयों के साथ, भाइयों के ऊपर फायरिंग करने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ यानी ब्रदर निस्वती के साथ आया। तो वो कहते हैं कि अपनी बीवी और सास के पीछे लग गया। ये क्या वजह होती है? इसको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ। हम लोग जो चीज़ें, अगेन आई डोंट वांट टू ब्लेम मीडिया, बट मीडिया इन द सेंस ऑफ द एंटरटेनमेंट मीडिया, जो हम चीज़ें मूवीज़ में देख रहे हैं या बुक्स में देख रहे हैं जिसके अंदर ये चीज़ इनकरेज की जाती है कि आपका जो पार्टनर है, स्पेशली इफ़ इट्स अ लव अरेंजमेंट, तो वो आपकी प्रायोरिटी है और बाकी सारी चीज़ें जो है दैट डज़ नॉट मैटर। इस केस के अंदर जैसे अगर उन्होंने वाकई अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस देते हुए कि जी वो तकलीफ़ में हो रही हैं उनके भाइयों की वजह से, तो मुझे ये लगता है कि मे बी इट कुड बी समथिंग लाइक दिस टू, कि अगर आपने अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस देनी है तो उसके लिए अगर आपके सामने आपके भाई आते हैं या आपका क्लोज़र रिलेशनशिप कोई भी आता है, वो उसका कोई मायने नहीं है। अब अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर अगेन आई थिंक कि जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को बेटर एक्सप्लेन कर सकती हैं कि वही बात है, क्योंकि अब ये फैमिली लॉ के अंडर आ जाता है या फैमिली लीगल सिस्टम जो हमारा है उसके अंदर आ जाता है। अब इस केस को अगर मुद्दई भी आपके घर के ही लोग हैं और जो क्रिमिनल है या जो कल्प्रिट है वो भी आपके घर के ही हैं, तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर क्या होगा इवेंचुअली। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि इंसान की अक्ल पे कैसे इतना पर्दा पड़ सकता है कि एक घर जिसमें वो पैदा हुआ, माँ बाप बहन भाई, उन्हीं के वो खिलाफ हो जाए 6 साल की शादी पे। इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई मेंटल कंडीशन है या वो लोग इतना ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि वो ऐसी हरकत कर जाता है, या वो वैसे ही उस घर में सिर्फ इसलिए रह रहा होता है कि उसकी उनके साथ मेंटल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो फैमिली होती है इसलिए वो उनको बेयर कर रहा होता है। क्या वजह? अच्छा देखिए उमर, कोई भी जो क्रिमिनल केस है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर इस नहज पर पहुँच कर इतना बड़ा एक क्राइम कमिट करे तो उसके पीछे कोई मेंटल रिटार्डेशन या कोई मेंटल इलनेस होगी। ये बात मैं अक्सर बोलती हूँ कि हम जब मेंटल इलनेस को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर कर देते हैं तो आप क्रिमिनल के कंधे से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं कि उसने उस मेंटल कंडीशन की वजह से ये क्राइम कमिट किया है। आई थिंक कि हमें इन दो चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा, स्पेशली इन केसेस लाइक दिस जहाँ पर लोग या तो इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं या किसी लालच में कर रहे हैं या लिटरली सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहे, कन्फ्रंट नहीं कर रहे, और उनको आसान लगता है, कन्वीनियंट लगता है कि बस टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम अगले बंदे को मार दो, यही आसान है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन, इट्स जस्ट दिस कि हमें आसानी जहाँ पर लगती है, कंफर्ट है, कन्वीनियंट है, फैमिली केस है, ऊपर से इवेंचुअली मोस्ट प्रॉबेबली उसको सज़ा नहीं होगी क्योंकि घर वाले ही माफ़ कर देंगे। तो दिस इज़ वाई पीपल डू दिस। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात मेरी प्रवेश की आपने गुफ्तगू सुनी, इससे पहले शाहजहां भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि शायद क्योंकि उसमें सज़ाएँ नहीं होती इसलिए मुल्ज़मान जो है वो उनको तकवीत मिलती है कि ये वाला
इस तरह से किसी की जान ले लेते हैं और अल्टीमेटली सुलह सफाई हो ही जानी है और उन्होंने बाइज्जत बाहर आ जाना है और फिर दोबारा से वही ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देनी है। लेकिन जिस ख़ानदान के ऊपर गुजरती है, जिसका कोई प्यारा जो है वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में अपनी जान खो बैठता है, इसका कर्ब और जो दुख है वो सिर्फ वही फैमिली जानती है। और आपने उस फैमिली का सुना कि वो चाहते हैं कि वो मुलजमान जो अभी एट लार्ज हैं वो उनकी ज़मानतें जल्द से जल्द कैंसिल कराई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो सज़ा उनको ज़रूर दिलवाई जाए। और उनका कहना है कि जो उनको अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं और सुलह के लिए प्रेशर दिलवाया जा रहा है, उसके लिए पुलिस को चाहिए कि वो कोई एक्शन करे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।